गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आदर्श, कनिका, मनु, रवनीत, स्वाति। आदर्श आप कहाँ चले गए थे? दिखे नहीं 2-3 दिनों तक। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक ठाक, अच्छी चलनी चाहिए, हमेशा आंसर दिया करिए, सुपर एक्सीलेंट कोई। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि अब हमारी कांग्रेस बन गई। कांग्रेस कब बनी है? इन विच ईयर कांग्रेस वाज फाउंड? इन विच ईयर कांग्रेस वाज फाउंड? इन 1885। आपका पॉसिबली फ्राइडे तक आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फ्राइडे आई थिंक विल बी द लास्ट क्लास, और अगर ऐसा कुछ होता है कि मतलब कुछ भी खिंचता है तो एटलीस्ट ट्यूसडे तक इजिली खत्म हो जाएगी। और थर्सडे को हम जो मतलब जिस सेशन के लिए मैंने बात की थी ना आपसे कि एक सेशन रखते हैं जिसमें हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू टैकल द एमसीक्यूज, उसके लिए वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ क्लास ऑन थर्सडे। शायद वो 2 बजे की टाइमिंग है आपकी, तो उसमें वी विल डिस्कस हाउ टू टैकल द क्वेश्चन ऑफ जीएस, मतलब कैसे हम एलिमिनेट करें, how to reach the right answers. Same approach now words you will have to follow while solving your MCQs. जब भी आगे से आप MCQs करें तो इसी अप्रोच के साथ आप अपने MCQs सॉल्व करिएगा। इस वीक से क्या है कि मंडे टू फ्राइडे आपको रोज एक शीट मिलने वाली है, मतलब आज से लेके फ्राइडे तक कंटिन्यूअसली हिस्ट्री की आपको रोज एक क्वेश्चन शीट मिलेगी, और उस क्वेश्चन शीट को आप करते जाइएगा। तो शुरू के जो मतलब स्टार्टिंग के 5 मिनट्स होंगे, 5 to 10 मिनट्स, वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। आफ्टरवर्ड वी विल मूव टू अवर टॉपिक। अब आपके मूवमेंट शुरू हो जाएंगे, स्वदेशी मूवमेंट से लेके हमें पढ़ना है आपके क्विट इंडिया मूवमेंट तक। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ऐसा होगा कि आपका लगभग हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, तो फ्राइडे तक आपकी हिस्ट्री खत्म होने वाली है, राइट। और आपके पास यही अप्रोच होगी कि जो भी हर दिन आपको शीट मिलेगी वो शीट आप एक साथ रखते जाइएगा, ताकि आपको जब आपका एग्जाम हो तो आप उन शीट को फटाफट से रिवाइज कर लें, ताकि आपका हिस्ट्री एक बार में कंसोलिडेटेड वे में आपके पास आ जाए। और थर्सडे विल बी दैट पर्टिकुलर क्लास जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टैकल आवर क्वेश्चंस, राइट। तो हमने ये बात की थी कि 1885 में कांग्रेस बन जाती है। कांग्रेस बनने के पीछे ये बात थी कि धीरे धीरे क्या होता कि नेशनलिज्म जो लोगों में आने लगी थी, पीपल रियलाइज्ड दैट वी आर लिविंग इन इंडिया। अब वो किसी अवध या बंगाल या बिहार को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, वो एक्चुअली इंडिया जो मतलब आइडिया ऑफ इंडिया है वो धीरे धीरे लोगों में इमर्ज होना शुरू हो गया था। ऐसे में ही कुछ लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, पीपल हु आर हाईली एजुकेटेड, जो कि ये समझ सकते थे कि जो ब्रिटेन का रूल है वो ब्रिटेन में कुछ और है और इंडिया में कुछ और, क्योंकि थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गया था तो लोग ब्रिटेन भी जाने लगे थे। जिसमें कि हमने एक नाम डिस्कस किया था जिन्होंने थ्योरी दी थी ब्रेन ऑफ वेल्थ, क्या नाम था उनका? किसने दी थी थ्योरी ऑफ ब्रेन ऑफ वेल्थ? ब्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी है? दादा भाई नौरोजी ने ब्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी, और उसमें बताया कि कैसे जो इंडिया का टैक्स है वो ब्रिटेन अपने मतलब हित के लिए, अपने यूज के लिए कैसे वो इंडिया के टैक्स सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा है और अपने हिसाब से उसको यूज कर रहा है, राइट। तो इसके बाद शुरू होता है यहाँ पे एक्चुअली महारानी का रूल शुरू हो चुका है। कांग्रेस को भी अब समझ में आ रहा है कि जो ब्रिटेन का रूल है वो ब्रिटेन में तो कुछ और है और इंडिया में कुछ और है, वो इंडिया के लोगों को फेवर नहीं कर रहा है, राइट। तो ऐसे में ये लोग क्या करेंगे कि ये बोलेंगे कि ये नहीं कहते कि हमें टोटल इंडिपेंडेंस दे दो। जो शुरुआत का कांग्रेस है जिसको हम कहते हैं कौन? ये है मॉडरेट्स, ठीक है। मॉडरेट्स इनकी जो थ्योरी थी वो बिलीव करते थे कि हम प्रेयर करेंगे, जब प्रेयर से बात नहीं बनेगी तो हम पिटिशन दे देंगे। पिटिशन मतलब एप्लीकेशन दे देंगे कि सर कर दो, सर प्लीज कर दो। फिर भी नहीं मानेंगे तो हम एक नॉन वायलेंट वे में प्रोटेस्ट करेंगे। चाहे से आप किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के दे दो, देख लो, तो प्रोटेस्ट करना कभी भी इलीगल नहीं माना जाता जब तक कि आप किसी और को हार्म नहीं करेंगे, तब तक जो प्रोटेस्ट करना इलीगल नहीं माना जाता है, राइट। तो ये लोग प्रोटेस्ट की बात करते थे कि प्रोटेस्ट किया करेंगे। ऐसे नहीं, आपका एक गवर्नर जनरल आता है जिसको हम कहते हैं लॉर्ड कर्जन।
तो कर्जन ऐसा गवर्नर जनरल था जिसको ये नहीं, मतलब जो ये नहीं सोचता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब ये रिपोर्ट कर दें या ऐसा कुछ कर दें। तो वो अपना प्लान इस तरीके से बनाता था, वी विल हैव टू डू एनीथिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे। हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में मतलब लीगल वे में, हम लीगल वे में हर चीजों को करेंगे और अपने अपने जो भी हमारे एक्ट होंगे उसको जस्टिफाई कर देंगे, और अगर उसके अगेंस्ट में कोई बोलता है तो हम उसको क्रश कर देंगे। तो ऐसे में क्या होता है, आपका जो प्रोविजन है वो है बंगाल का प्रोविजन। और आप देखोगे कि कांग्रेस के हमने शुरू में सेशन डिस्कस किए थे, बहुत सारे सेशन डिस्कस किए थे, तो मैक्सिमम जो सेशन है कांग्रेस के आप देखो वो कलकत्ता में हो रहे हैं। तो कांग्रेस के मैक्सिमम जब सेशन कलकत्ता में होने लगते हैं तो लॉर्ड कर्जन को ऐसा लगता है कि शुरू से ही, क्योंकि उनका जो पूरा ध्यान था वो आपके बंगाल पे ही रहा है और कांग्रेस के सेशन भी कलकत्ता में हो रहे हैं, तो ऐसा है कि मतलब अपने ही घर में क्या है, अंग्रेजों की हार हो रही है। तो उन्हें ऐसा लगा कि जो बंगाल के लोग हैं, सबसे पहले अगर बंगाल को तोड़ दिया जाए तो शायद पूरे इंडिया में 1857 जैसा रिवोल्ट भी कभी नहीं होगा, और जो इंग्लिश को एक प्रॉपर रेवेन्यू के सोर्सेस है वो हमेशा मिलते रहेंगे। तो इनका पूरा मोटो आ गया बंगाल पे। ऐसे में लॉर्ड कर्जन क्या करता है, सबसे पहले ये मतलब सोचता है कि हमें क्या करना है, बंगाल को डिवाइड कर देना है। और बंगाल वैसे तो उस समय एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, हमने उस दिन बंगाल का मैप देखा था, ये है आपका बंगाल का मैप। जो ये वाला पार्ट है ये तो आपका इंडिया वाला पार्ट है, अभी भी आप इंडिया के मैप में देखो तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन है वो तो अभी भी है बंगाल में, पूरा ये था। इसके बाद पूरा बंगाल का जो मतलब बांग्लादेश वाला है वो भी पूरा था। इसके बाद आपका वेस्ट बंगाल वाला एरिया तो है ही, ठीक है। थोड़ा सा आपका मतलब थोड़ा सा ये आपका जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा इसके भी थोड़े थोड़े पार्ट्स इसमें आते थे। तो बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था। तो अब इनको लगा कि बंगाल को तोड़ दिया जाए। तो जो अंग्रेज अपना रीजन देते हैं, अंग्रेजों का रीजन ये था कि क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविजन है और प्रोविंस है, इसलिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को लाने में, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को रन कराने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बंगाल को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इनकी अप्रोच थी कि इसलिए हम बंगाल को डिवाइड करेंगे। और दो जो आपके इंडियन हिस्टोरियन है वो ये कहते हैं कि क्योंकि बंगाल क्या हो गया था, बंगाल हो गया था एपी सेंटर, जहां से जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, या आप कह लो कि एक नया वर्ग उभर रहा था कांग्रेस में ही। एक तो मॉडरेट्स थे और बंगाल के ही कुछ मतलब नौजवान थे, कुछ यूथ थे जो कि कहते थे कि अंग्रेजों को ही उखाड़ फेंकना है, हटा देना है इनको। तो इनको क्या करना था, उस चीज को सप्रेस करना था। तो जब लॉर्ड कर्जन क्या करता है, बंगाल का डिवीजन, आपके जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि किस दिन ये लॉर्ड कर्जन ने कौन सा दिन ये प्रोक्लेम किया था कि इस दिन जो हम बंगाल को डिवाइड कर देंगे। तो 16 अक्टूबर को उसने बोला था कि 16 अक्टूबर को बंगाल को हम डिवाइड कर देंगे। तो जो है ये बंगाल को डिवाइड करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो ये इनका डिवीजन का तरीका था, क्योंकि बंगाल एक ऐसा प्रोविंस है जिसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। अब इन्हें एक अच्छा कार्ड मिला कि हम फिर से डिवाइड एंड रूल लाते हैं, डिवाइड करते हैं और राज करने की पॉलिसी इसमें फिर से आती है और कोशिश की जाती है कि बंगाल को डिवाइड करो इस तरीके से कि कभी हिंदू मुस्लिम एक नहीं होने पाए। इस तरह से इनका डिवीजन होता है। और जब डिवीजन होता है तो आपका होता है कांग्रेस का सेशन। कांग्रेस के सेशन हमेशा दिसंबर में होते थे, मतलब जब ईयर का लास्ट होता था। तो आप देखोगे मैक्सिमम कांग्रेस के सेशन हमेशा दिसंबर में हुए हैं। और अगर कभी इन बिटवीन हो गए हैं, अगर कभी मान लो कि मई जून जुलाई कभी ऐसे मंथ में हो गए, तो इसका मतलब वो ये है कि वो कांग्रेस का स्पेशल सेशन है। अदरवाइज साल के अंत में जब मतलब ईयर का एंड होता था तभी कांग्रेस के सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते थे, नहीं तो वो हमेशा ईयर के बिटवीन में ही कांग्रेस के सेशन हुआ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब मतलब पता चलता है कि हाँ बंगाल का डिवीजन हो गया है, तो मतलब डिवीजन के पहले ही कांग्रेस का सेशन होता है जिसमें आपके गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में आपका हुआ है बनारस में सेशन, जिसको हेड किया था किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों? हमेशा कांग्रेस के उस सेशन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है जहां पे कुछ भी टर्निंग चेंज हुआ। जैसे अभी आपका बंगाल डिवीजन हुआ है तो इसलिए कांग्रेस का जो सेशन हुआ 1905 का ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब अगर 1919 में वो हुआ आपका गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय कौन सी कांग्रेस की मीटिंग हुई है, अगेन वो इंपॉर्टेंट हो गया। इसी तरीके से जब साइमन कमीशन आया है तो अगर कांग्रेस की कोई मीटिंग हुई है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आपका अप्रोच ही होना चाहिए पढ़ने का कि सब नहीं पढ़ना है, आप सब कुछ मत याद रखो। लेकिन अगर उस समय कोई भी ऐसा मूवमेंट हुआ है जैसे इंडियन नेशनल सॉरी क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, गांधी जी आ रहे हैं, कोई भी ऐसा मूवमेंट जहां पे कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई है, उस समय का आपका कांग्रेस का सेशन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप पढ़ते समय सब चीज याद नहीं रखेंगे, हमेशा फोकस इन्हीं स्मार्ट पॉइंट्स पे रखना है जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो
क्या होता है कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस का एक सेशन ऑर्गेनाइज किया। कहाँ? बनारस में। कहाँ ऑर्गेनाइज किया? बनारस में। किसने कौन इसकी चेयरमैनशिप थे? चेयरमैन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके चेयरमैन थे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हुआ है बंगाल का डिवीजन, और बंगाल के डिवीजन में पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या बात की है कि हमें चाहिए स्वदेशी। स्वदेशी की बात पहली बार की गई कहाँ पे? बनारस सेशन में। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की? 1905 में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ के चेयरमैन थे। इन्होंने पहली बार कहा स्वदेशी हमारी डिमांड क्या है, स्वदेशी हमें मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो स्वदेशी का मतलब था गोपाल कृष्ण गोखले का, गोपाल कृष्ण गोखले का ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि आप हमें आजाद कर दो। ये इनका था कि थोड़ी पार्टिसिपेशन हमें भी दो, हमसे भी पूछो। मतलब एक होता है ना पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। पावर सिंपल डिसेंट्रलाइज मतलब जिनके लिए पावर बनाई जा रही है, जिनके लिए आप अथॉरिटी बना रहे हो, एटलीस्ट आस्क टू देम, आप उनसे भी पूछो कि उन्हें किस तरह की व्यवस्था चाहिए या वो किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन की मांग करते हैं। तो यहाँ जो स्वदेशी का मतलब है ये पूर्ण मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, बिल्कुल नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि यही से स्वदेशी से ही आपके फ्रीडम मतलब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। अब हम हमेशा जब से हम हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, तो हमने एक चीज देखी कि जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पे सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं। तो उनके सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास कोई लीडर नहीं है, कोई भी लीडर नहीं है जो कि क्या करे, इस भीड़ को ऑर्गेनाइज करते। ठीक है, भीड़ क्या होती है? इसके पास कोई कलेक्टिव गोल नहीं होता। ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं भीड़। जब कोई भीड़ एक कलेक्टिव गोल से जुड़ जाती है तो हम कहते हैं कि क्या हो गई? एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, सारे के सारे भीड़ लगा के बैठे हैं, यहाँ पे इनके पास कोई भी लीडर नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने देखी तो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया? बनारस में स्वदेशी की डिमांड की। उसके बाद अगला जो सेशन होता है कांग्रेस का वो 1906 में होता है, आपके बंगाल विभाजन के बाद, जिसको आपके चेयर किया दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने इसको चेयर किया। और अब यहाँ पे ये भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलकत्ता में हुआ, देखो बंगाल में ही हुआ है आगे। और इसमें 4 डिमांड की गई। क्वेश्चन बहुत बार आया है, आप रेलवे का पेपर देख लो, आईपी का देख लो, सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीपीएस में भी पूछे गए हैं, सीजीएल में भी पूछे गए हैं कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा सेशन था जिसमें 4 रेजोल्यूशन पास किए गए हैं। और ये 4 रेजोल्यूशन क्या है? आपका जो सीडीएस का क्वेश्चन है उसमें उन्होंने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा था कि 1906 के कलकत्ता सेशन में कौन सी इसमें से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो उसमें पहला स्टेटमेंट था कि उसको चेयरमैन किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो अब ये स्टेटमेंट क्या होता है कि गलत चाहिए, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के सेशन को क्या किया था? 1905 के सेशन को चेयरमैनशिप दी थी। 1906 के सेशन को चेयरमैनशिप दी थी आपके दादा भाई नौरोजी ने। अगला स्टेटमेंट था कि इसमें 4 रेजोल्यूशन पास किए गए, बिल्कुल 4 रेजोल्यूशन पास किए गए थे। फिर उसमें भी क्वेश्चन था कि कौन कौन से रेजोल्यूशन है। तो पहला आपका है स्वदेशी, फिर बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन और सेल्फ गवर्नमेंट। हिंदी में देखें तो स्वदेशी और स्वशासन। स्व से याद रखिएगा, स्वदेशी, स्वशासन, स्वशिक्षा मतलब हमारे यहाँ की शिक्षा, और बाइकॉट की बात की गई। अब यहाँ पे स्वदेशी तो दोनों में है। जब स्वदेशी पूछेगा नहीं, एक थोड़ी पूछेगा, यहाँ पे 4 रेजोल्यूशन है। पहली बात की गई सिर्फ स्वदेशी चाहिए, लेकिन अब अगला जो आपका सेशन है जिसमें दादा भाई नौरोजी चेयर करें, वहां पर 4 रेजोल्यूशन पास करने की बात की गई। क्यों? स्वदेशी पहले तो हमें अपना देश हो, जो कि आपने 1905 का हमने सेशन पास किया था, उसमें भी आपने हमें स्वदेशी वाली जो हमारी डिमांड है वो फुलफिल नहीं हुई है। तो स्वदेशी मतलब हमारी भी पार्टिसिपेशन है। स्वशासन मतलब पहले क्या था कि हमारे अकबर और उस तरह के लोग रूल किया करते थे। इसके बाद ये था कि जो आप काउंसिल बनाए, वो काउंसिल में सेल्फ गवर्नमेंट मतलब हमारे लोगों की भी सरकारें बननी चाहिए, हम भी चुनाव वगैरह लड़ेंगे। आगे कहा गया नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन की बात क्यों कही गई? क्योंकि जो मैकॉले है वो मैकॉले मिनट ला दिया था। हमने आप पीछे पढ़ चुके हैं मैकॉले मिनट के बारे में कि मैकॉले मिनट में उसने क्या कहा था कि जो द मीडियम शुड बी इंग्लिश, और पूरा का पूरा आपका सिविल सर्विस का एग्जाम भी इंग्लिश मीडियम पे ही ज्यादा इंक्लाइंड था। तो ये कहा गया कि हम नेशनल एजुकेशन मतलब हमारे यहाँ का जो एजुकेशन है, जो हमारे यहाँ के लिटरेचर है, उनको भी प्रोपोगेट करें, ताकि इससे क्या होगा कि यूनिटी और बढ़ती। अब यहाँ पे नेशनल एजुकेशन ना देने के पीछे भी रीजन अंग्रेजों का यही था कि इन लोगों के बीच में कभी भी यूनिटी नहीं बढ़नी चाहिए। और बाद में कहा गया बाइकॉट, मतलब हम क्या करेंगे, फॉरेन गुड्स को बाइकॉट करेंगे। फॉरेन लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल हमसे लेते थे और अपने तैयार मालों को हमारे बाजारों में बेचा करते थे। तो इन्होंने कहा हम बाइकॉट कर देंगे। फिर ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद आ जाता है कि जो है इन्होंने बंगाल का डिवीजन कर दिया।
अब ये तो दो कॉल है जिसमें कांग्रेस के सेशन में, ये दोनों कॉल आपके किसके हैं? कांग्रेस में हमने पढ़ा कि दो सेक्शन है। पहला सेक्शन है जिसको हम कहते हैं मॉडरेट। मॉडरेट की फिलॉसफी पूरी तरीके से यही है कि हम क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रेयर से बात नहीं बनेगी तो पिटीशन डाल देंगे। पिटीशन मतलब एक रिटन एप्लीकेशन, या आप वाइफाई से मिल लोगे तो दिस काइंड ऑफ थिंग। पिटीशन भी नहीं होगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी नॉन वायलेंट वे में वी विल डू प्रोटेस्ट, ठीक है। इन तीनों से बात नहीं बनी। अगला जो है आपके आ जाते हैं जो यूथ है। यूथ क्या है? मतलब समवन हु इज, जिनको हम टैग देते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ये क्या है? एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। एक्सट्रीमिस्ट का जो अप्रोच थी वो ये नहीं थी कि हम प्रेयर पिटीशन डालेंगे। इनका मतलब ये था कि हम इस तरीके की आपको पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो ब्रिटेन की सरकार है वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से कंपेल हो जाए कि वो आपकी जो डिमांड है वो उसको पूरा किया ही करे। तो ये इनकी एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड थी। एक्सट्रीमिस्ट में जो नाम इंपॉर्टेंट है वो है लाल बाल पाल का। लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल की जो है इनको कहते हैं, एक ट्राइडेंट बनता था लाल बाल पाल का। तो ये लोग क्या करने लगते हैं, ये बताते हैं कि हमें क्या करना है, एक चाहे से वायलेंट वे हो या नॉन वायलेंट वे हो, हमें अपने जो है प्रयास है उनको इस वे में करना चाहिए कि हमें जो है हमारी जो भी हमारी डिमांड है वो मांगने पे नहीं मिलती है तो हमें छीन लेना चाहिए। ये एक्सट्रीमिस्ट की अप्रोच थी। अब एक्सट्रीमिस्ट की जो अप्रोच है वो कहाँ से मतलब कहाँ से वो इंस्पिरेशन लेगी, तो डेफिनेटली उनका जो इंस्पिरेशन का सोर्स है वो है 1857 का रिवोल्ट। वो कहते हैं कि हमारे जो हीरोज थे उन्होंने कितना ग्रेट मतलब सेक्रीफाइस किया है और हमें उसी चीजों को आगे लेना चाहिए। अब ये बोलते हैं इनके इन दोनों में प्रॉब्लम कहाँ जाती है मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, कि एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि यही एक अच्छा समय है कि हम क्या करते हैं, पूरी इंडिया को यूनिफाई करते, यूनिफिकेशन में लाते। तो एक्सट्रीमिस्ट के अप्रोच से यूनिफिकेशन के लिए क्या करो कि कलकत्ता में जो डिवीजन हुआ है, बंगाल का डिवीजन, इससे पूरी इंडिया के लोगों को कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है। और अगर हम इस चीज को ना ले जाए, अपने फेवर में ले जाए, तो पूरे इंडिया के लोग क्या होता है कि हमारे साथ आ जाएंगे, और जब हमारे साथ आ जाएंगे तो एक बड़ा रेवोल्यूशन लाके क्या करते हैं, ब्रिटेन को यहाँ से हटाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट की ये अप्रोच थी। अब मॉडरेट की अप्रोच थी, क्योंकि ब्रिटेन एक बहुत बड़ा पावर है, उससे शायद जीत पाना बहुत मुश्किल है और इस तरह से हम जो है कभी भी नहीं जीत पाएंगे। तो दोनों में प्रॉब्लम कहाँ थी कि एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि जो हमारा बंगाल डिवीजन का मूवमेंट है हमें उसको बंगाल से बाहर ले जाना चाहिए, और दूसरी तरफ जो मॉडरेट्स की अप्रोच थी उनका ये कहना था कि जो बंगाल का डिवीजन है हमें उसको बंगाल तक ही सेंटर, बंगाल में ही सेंटर रखना चाहिए। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि कांग्रेस की हर साल मीटिंग होती थी, हर साल सेशन होता था। तो मतलब जिस एरिया में सेशन होगा जो आपके चेयरमैन होंगे वो दूसरे एरिया से होंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो कि अगर मीटिंग आपके पसंद की जगह पे हो रही है, जैसे कि कर्नाटक में हो रही है या कलकत्ता में हो रही है, तो मीटिंग अगर मतलब मॉडरेट्स कहनी पड़ी तो लीडर जो है एक्सट्रीमिस्ट का होना चाहिए। तो जब इन्होंने अपना प्रपोजल दिया, तिलक ने कहा कि भाई लीडर तो हमारा ही होगा। तो इन्होंने सोचा मॉडरेट से कि मतलब कल के आए हुए बच्चे हमें चैलेंज करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि तुरंत एक नाम निकालते हैं गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले का नाम ले आते हैं। मॉडरेट्स कहते हैं कि नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले विल बी द लीडर। तो एक्सट्रीमिस्ट को लगता है कि नहीं इनके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते। तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अगेन क्या होता है कि अगला जो है सेशन होता है जब दादा कलकत्ता में, तो इन्होंने कहा कि नहीं सेशन को नागपुर में रखो, लेकिन ये लोग कहते हैं नहीं कलकत्ता में सेशन रहेगा। फिर से नाम आता है कि एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं कि चेयरमैन तो भाई इस बार तो बिल्कुल चेयरमैन हमारा ही होना चाहिए, हमारे किसी एक्सट्रीमिस्ट पर्सन को आप चेयरमैन बनाओ। तो अब मॉडरेट्स अगेन एक कार्ड खेलते हैं और दादा भाई नौरोजी को बना देते हैं। फिर से एक्सट्रीमिस्ट को लगता है कि दादा भाई नौरोजी जिन्होंने ब्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी है, जो कांग्रेस की क्या है एक बैकबोन है, अगर इंडिया गेम जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अपना ही अपमान करते हैं। उन्होंने फिर से अपना बोल दिया कि ठीक है भाई आपका ही जो मॉडरेट के लीडर है वही चेयरमैन बनेगी और हम जो है चेयरमैन नहीं बनेंगे। दोनों में बात बन गई। आगे क्या होता है, इसी बीच हो गया आपका बंगाल का डिवीजन, और उसमें जो आपके एक्सट्रीमिस्ट की अप्रोच क्या है, जो तिलक महाराज है वो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि मार्क्स को क्या करना है, हमें अपने साथ जोड़ना है। तो जिस दिन बंगाल का डिवीजन हुआ उस दिन इन्होंने क्या किया, रक्षाबंधन का फेस्टिवल मनाया। इस रक्षाबंधन फेस्टिवल में आप एक एक चीजों को ध्यान से सुनते रहिए, आपके क्वेश्चन इसी से टैकल हो जाएंगे क्योंकि यही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, हिंदुओं ने मुसलमानों के हाथों पे किया है राखी वाखी बांधी। ये एकमात्र ऐसा मूवमेंट है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने पार्टिसिपेट किया है। रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्दो एक मतलब एक ऐसे पर्सन है जो कि कवि भी है, गायक भी है, संगीत मतलब म्यूजिक भी देते हैं। तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने पार्टिसिपेट किया और बंगाल को जोड़ने के लिए वो एक सॉन्ग लिखते हैं। वो सॉन्ग है कौन सा, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला, इसका मतलब है मेरा सुंदर
मतलब बंगाल, अमार सोनार बांग्ला। बाद में जब 1971 में बंगाल बांग्लादेश एक नया देश बनता है तो अमार सोनार बांग्ला को उन्होंने क्या किया, अपना नेशनल एंथम बनाया है। इसी समय वंदे मातरम वाला जो सॉन्ग है वो पहली बार आपने देखा था कलकत्ता सेशन में गाया गया था, और ये कलकत्ता सेशन में गाया जाने वाला वंदे मातरम सॉन्ग ये किस बुक से लिया गया है? अगेन ये किस बुक से लिया गया है? वो आनंद मठ, लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी कहाँ से? यूपी बंगाल से। आप देखो हर जगह कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट में जब सबसे ज्यादा किसी प्रोविंस की पार्टिसिपेशन है तो बंगाल की। तो वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो आनंद मठ से लिया गया, लिखा इसमें जो आनंद मठ बुक है वो लिखा है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये जो सॉन्ग है वो रहमतुल्लाह करके, उनका नाम है रहमतुल्लाह, मतलब उनका पूरा नाम मुझे भूल रहा है, तो रहमतुल्लाह करके हैं, उन्होंने ये जो है अपना वंदे मातरम सॉन्ग लिखा है। ठीक है, बाद में क्या हुआ, पहले ये सोचा गया था आपके स्वदेशी मूवमेंट के टाइम कि ये जो वंदे मातरम है इसको नेशनल एंथम की तरह अडॉप्ट करेंगे। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर ने फिर जनगण मन लिख दिया तो जनगण मन को नेशनल एंथम बना लिया गया, और आपके वंदे मातरम को क्या बनाया गया, राष्ट्रगीत है और नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम आपका जनगण मन बना लिया गया, लेकिन पहले डिसाइड था कि वंदे मातरम ही हमारा नेशनल एंथम होगा। ठीक है, तो तिलक महाराज क्या करते हैं, एक तो आपने पहला मूवमेंट जिससे रविन्द्रनाथ टैगोर ने पार्टिसिपेट किया है, और क्या लिखा है, अमार सोनार बांग्ला एक जो है एक सॉन्ग लिखा जो बांग्लादेश का क्या है आपका नेशनल एंथम बना। दूसरी तरफ तिलक क्या करते हैं कि मां को जोड़ने के लिए पहला तो क्या करते हैं कि वो राखी वाखी बांधेंगे, हिंदू मुसलमान को राखी बांधते हैं। दूसरा वो दो तरह के फेस्टिवल मनाते हैं, एक है शिवाजी फेस्टिवल, एक है गणपति फेस्टिवल। और ये दोनों फेस्टिवल उन्होंने मनाया कहाँ, ये दोनों फेस्टिवल मनाया महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में बनाया क्यों, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो उस मूवमेंट को सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक रहने देना नहीं चाहते थे। उनका मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, ये एक छोटा सा बैटल नहीं एक बड़ा सा मूवमेंट बन जाएगा और पूरे इंडिया को इसमें कलेक्ट कर लेंगे। तो हमें क्या होगा, फॉरेन जो ब्रिटिशर्स है उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, और जो हमारी डिमांड है वो मतलब एक्सट्रीमिस्ट को ये था कि 1857 जैसा रिवोल्ट अगर ब्रिटेन के सामने रखते, ब्रिटेन के सामने ऐसा दिखा दें कि एक ये 1857 जैसा रिवोल्ट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो हमारी डिमांड को मान लेंगे। तो दो तरह के दो फेस्टिवल मनाए गए, एक शिवाजी फेस्टिवल जो अभी भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जो आपका वो नारायण है जय मराठा जय शिवाजी, तो वो यहीं से लिया गया है अगेन। और उसके बाद जो महाराष्ट्र में मुंबई में आप देखते हो कि गणेश चतुर्थी मनाई जाती है ना, वो जो गणेश जी का वो क्या करते हैं, ऐसे लाल बाग का राजा और वो गणेश चतुर्थी के पीछे भी आइडल्स वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो तब से ही शुरू है। जो लाल बाग का राजा है, जो मतलब महाराष्ट्र के सबसे बड़े वाले जो गणपति होते हैं, वो शुरुआत वहीं से हुई है। जो पहले मतलब उसके जो फोर्थ फादर है वो आपके बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक से वो चीज चला आ रहा है, जिसको हम लाल बाग का राजा आज भी कहते हैं। तो वो क्या है, गणेश चतुर्थी बनाने की कोशिश की गई, गणेश चतुर्थी बनाएंगे तो क्या होगा कि मास के लीडर थे सिद्धि विनायक की वजह से महाराष्ट्र में गणपति से अगर लोगों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मतलब ये हो गया कि इन्होंने धर्म से जो है जोड़ दिया। तो गणेश चतुर्थी बनाने की बात की गई, शिवाजी फेस्टिवल बनाने की बात की गई, कहाँ मनाने की बात की गई, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो क्या गणपति फेस्टिवल शिवाजी फेस्टिवल बंगाल में मनाया गया? तो नहीं, गणपति फेस्टिवल शिवाजी फेस्टिवल कहाँ मनाया तिलक ने? महाराष्ट्र में, ताकि महाराष्ट्र के लोगों को क्या करते हैं इससे जोड़ दे। अब इससे क्या हो जाएगा कि तिलक ने क्या किया कि जो स्वदेशी वाला प्रोपेगेंडा है उसको क्या करेंगे, वो देखो तो वो बढ़ा रहे हैं। और अचानक जो है तिलक एक बड़े लीडर के तौर पे, एक बड़े नाम के तौर पे जो है उभर रहे हैं। आप देखो एक बड़ा नाम बनके तिलक, बाल गंगाधर तिलक निकाल रहे हैं, लीडर के तौर पे निकाल रहे हैं। तो एक तरफ से लगता है कि शायद अब तिलक जैसा लीडर मिल जाए और इंडिया को फ्रीडम मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम वही होती है कि जो है आपस में ही इनकी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये कांग्रेस के और कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट वाले वहां से बिलोंग करते थे। अब इन्होंने क्या किया, तिलक महाराज ने इन्होंने ये भी किया कि हम एक काम करते हैं कि विमेन्स को इसमें जोड़ देते हैं। जब किसी भी मूवमेंट में विमेन जुड़ जाती है तो क्या हो जाता है, मूवमेंट एक बड़ा मूवमेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि विमेन एक ऐसा मतलब एक ऐसे आपके बैकबोन है फैमिली के कि वो जहां जाते हैं पूरी फैमिली उसको फॉलो करती ही करती। तो विमेन्स की यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़ाई गई। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, जितने भी फॉरेन गुड्स हैं इनको जला देते हैं, इनकी पूरी जलाते हैं। तो तिलक महाराज ने जितने भी फॉरेन गुड्स है इनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया, राखी बांधी, शिवाजी फेस्टिवल मनाया। तो ये सारे अप्रोच लिए गए किसकी तरफ से, एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि जो लीडर वाले प्रॉब्लम से पहले चल रही थी कि एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे लीडर हमारा होगा और मॉडरेट बोलते थे लीडर हमारा होगा। इन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच में क्या होता है कि तिलक ने तो पूरे इंडिया में मूवमेंट लाने की शुरुआत कर दी। अगले वो मॉडरेट्स को थोड़ा सा बुरा लगता है, तो इन्होंने तिलक ने कहा कि अगला जो कांग्रेस का सेशन होगा ये हम करेंगे कहाँ पे, नागपुर में सेशन होना चाहिए। ठीक है,
तो मॉडरेट्स को लगा कि बिल्कुल नहीं, हम एक्सट्रीमिस्ट की बात तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ये क्या था, नॉकआउट सेशन करने के लिए बिल्कुल जो आपका मॉडरेट्स है वो तैयार नहीं होते हैं, और कांग्रेस का सेशन इन्होंने रखते हैं कहाँ पे, सूरत में। ठीक है, कांग्रेस का सेशन लग गया मॉडरेट्स में, सूरत में एक्सट्रीमिस्ट कहते लगे नागपुर में रखते हैं, लेकिन जो है ये माना नहीं जाता है, ये जो मतलब ये जो डिमांड थी एक्सट्रीमिस्ट की वो नहीं मान जाती। कांग्रेस का सेशन लग दिया गया सूरत में, कब, 1907 में। ठीक है, अब क्या होता है कि अब लीडर की बात आती है, तो फिर से इन्होंने कहा एक्सट्रीमिस्ट ने कि लीडर हमारा होना चाहिए, लाला लाजपत राय को आप लीडर बनाओ। लेकिन जो मॉडरेट्स है वो इनकी बात नहीं मानते हैं। किसकी बात नहीं मानते हैं, आपके आपके एक्सट्रीमिस्ट की बात नहीं मानते हैं। और अगला जो इन्होंने लीडर बना दिया वो था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस को मॉडरेट्स ने अपना लीडर बना दिया। अब आपको क्या लगता है कि इतने मतलब इतना एफर्ट डाल रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट जो है इस मूवमेंट पे, इतने एफर्ट डाल रहे हैं, बार बार जो है मॉडरेट्स अपना लीडर ला देंगे, और इवन लीडर भी लाते हैं और इनकी जगह पे जहाँ पे ये लोग प्रपोज कर रहे हैं वहां पे ये लोग मूवमेंट पे नहीं रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक्सट्रीमिस्ट की क्या अप्रोच होगी, अभी भी क्या वो इनको फॉलो करेंगे? सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड बताएं। सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड का मतलब ये था कि जो आपके काउंसिल्स बन रहे हैं उसमें हमें भी पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए, मतलब काउंसिल में हम भी चुनाव लड़ेंगे, वी विल आल्सो पार्टिसिपेट, और जब पार्टिसिपेट करेंगे तो बजट बनेगा, देन वी विल आल्सो मेड सम आवर पॉइंट्स की मतलब बजट कैसा होना चाहिए, राइट, या रूल कैसा होना चाहिए, कहाँ पे मतलब कहीं की चीफ मिनिस्टर वगैरह बने, तो दैट इज नोन एज सेल्फ गवर्नमेंट। एनीथिंग मोर? जितना अभी बताया उतने में कोई डाउट है आपको? जितना अभी बताया, ऐसा तो नहीं कि कथा की तरह लग रहा है कि सब कथा सुन रहे हैं, बाद में फिर प्रसाद मिलेगा और कथा पूरी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं लग रहा है। आप टाइम लाइन बनाते चलना अपने माइंड में, है ना। मतलब एक बार स्टोरी, ये स्टोरी नहीं है एक्चुअली, क्या है इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है जितना हम सुने रहते हैं ना उतने आसानी से ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओगे, राइट। तो हमने क्या समझा कि अगला जो सेशन 1907 का है वो कहाँ पे होगा, 1907 का सेशन कहाँ पे था, हुआ, अभी बात की इसकी, सूरत में। और एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे कहाँ, एक्सट्रीमिस्ट कहाँ बोल रहे थे, आपके नागपुर, राइट। ठीक है, नागपुर में बोल रहे थे। तो अभी आई विल गिव सम क्वेश्चन, और आप इस मतलब कोशिश करिएगा कि बिना पीपीटी देखे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, राइट। आप बिना पीपीटी देखे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जब वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे ओनली देन यू विल लुक बैक, ठीक, बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और उसके बाद जब नहीं होगा तब जाइएगा, ताकि क्या है कि इसी एक हफ्ते में हमारी कोशिश ये होगी कि इस एक हफ्ते में हम हिस्ट्री इतना अच्छे से पढ़ लें कि दोबारा फिर हमें एग्जाम टाइम क्वेश्चन को देखना नहीं। तो सूरत में जो सेशन होता है इसमें आपके जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है वो कौन बनते हैं, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है वो बन जाते हैं रास बिहारी बोस। ठीक, अब जब रास बिहारी बोस बनते हैं तो ये चीज एक्सट्रीमिस्ट को अच्छी लगेगी, तो जैसे आप लोगों ने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट को अच्छी नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि वो मतलब कब से बोल रहे, तो आपने गोपाल कृष्ण गोखले को बना दिया, फिर दोबारा उन्होंने कहा कि भाई सेशन आप यहाँ रखो, देन अगेन यू डिनाइड, आपने दादा भाई नरोजी को बना दिया, फिर से वो हट गए। अब इस बार अगर उनको उनका इन्हीं का सेशन बना देते, लेकिन इनके जो है आपके मॉडरेट्स है वो इस बात पे तैयार नहीं होते हैं, जब रास बिहारी बोस बनते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट सूरत में। अब यहाँ पे हो जाता है वायलेंस, किसके बीच में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। अब अंग्रेजों को देखो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, अंग्रेज यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, आपस में ही हमने क्या समझा कि यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि कभी भी एक प्रॉपर लीडर नहीं आ पाया। लीडर होता मतलब कोई एक पर्सन होता जो दोनों को गाइड कर पाता है, इनको भी और इनको भी। मॉडरेट्स इसमें थे कि हम है कांग्रेस के फाउंडर और बच्चे आपके हमें कैसे सिखा सकते हैं, और बच्चों का ये कहना था कि भाई जब तक आप मूवमेंट नहीं लाओगे, बड़े लेवल पे प्रयास नहीं करोगे, तो केवल मांगने से कभी किसी का हित नहीं हुआ है, मांगने से कभी किसी के इंटरेस्ट पूरे नहीं होते हैं। कांग्रेस के सेशन में हो जाता है वायलेंस। अब इस वायलेंस में क्या होता है कि किसी ने मतलब जो स्टोरी कहती है, जो हिस्ट्री की बुक्स में आपकी स्टोरी लिखी है वो ये कहती है कि एक किसी ने जूता उठाया और ऐसा फेंका, मतलब शूज निकाल के ऐसा फेंका कि जो कांग्रेस की चेयरमैन है राज बिहारी बोस, वो उनके पास से शूज निकल जाता है। इसमें क्या है कि जो कांग्रेस के चेयरमैन है आपने कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, उनकी रिस्पेक्ट कहाँ पे एकदम गिरा दिया है, एकदम गिरा दिया कांग्रेस की रिस्पेक्ट को। अब इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस में ऐसी दरार पड़ती है कि जितने जो आपके मॉडरेट्स हैं वो क्या बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट को, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं कि बाहर निकलो। यहाँ पे क्या हो गया, 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस हो गई डिवाइड, मतलब एक्सट्रीमिस्ट को क्या कर दिया गया, मॉडरेट्स ने कांग्रेस से बाहर का रास्ता निकाल दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वायलेंस कर दिया गया एक्सट्रीमिस्ट के थ्रू। तो
यहाँ पे क्या हो गया, कांग्रेस डिवाइड हो गई, दो भागों में बढ़ गई, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए कांग्रेस से, अब कांग्रेस अकेली बढ़ गई, राइट। अब इसमें जो है अगर भला हुआ किसी का, तो भला हुआ सिर्फ और सिर्फ किसका, इंग्लैंड का। इंग्लैंड को कुछ करना भी नहीं पड़ा, इंग्लैंड को कोई भी मतलब अलग से एक्शन नहीं लेना पड़ा, और आराम से क्या है कांग्रेस डिवाइड हो गई। इसीलिए कर्जन क्या कहते हैं कि कर्जन ये बताते हैं कि कांग्रेस एक लड़खड़ाती हुई मूवमेंट है जो कब गिर जाएगी इसका भी कोई पता नहीं है। तो कर्जन के इस मूवमेंट में भी क्वेश्चन आते हैं। मैं इसको क्वेश्चन की सीट में आई विल इंक्लूड दिस क्वेश्चन कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ताकि आप इसको रिवाइज कर सको आराम से। ये खुद ही डिवाइड हो गए, तो अब अंग्रेजों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। मूवमेंट को दबाने के लिए, मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए कोई भी काम अंग्रेजों को नहीं करना पड़ा। ये खुद ही यहाँ पे देखो, जो क्या कर रहे थे, मतलब साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे, वो तो खुद ही यहाँ पे आपस में लड़े, किसका, इसलिए कि हम लीडर हो या हम लीडर हो। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो थी अथॉरिटी की, अथॉरिटी को लेके दोनों ही आपस में लड़ रहे थे कि हम मेन होंगे और हम मेन होंगे। यहाँ पे जो कांग्रेस है डिवाइड हो गई। अब जब कांग्रेस डिवाइड हो जाती है, तो अब ब्रिटिशर्स की क्या अप्रोच होगी, ब्रिटिशर्स की अप्रोच थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की अप्रोच तो अब उनके लिए काम और आसान था। तो इनको ये था कि चलो ठीक है, अब तो इनको आराम से सप्रेस कर लेंगे। इसी फेज में हमने क्या क्या समझा है कि तिलक महाराज ने क्या किया, तिलक ने किया था शिवाजी गणेश उत्सव किया गया था। इसी में आपका एक नाम है, वो नाम है आपके अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष, यहाँ पे जब स्वदेशी की बात की गई थी, तो आप जितने भी एक्शनिस्ट थे वो हर तरह से स्वदेशी की बात, हर तरह से स्वदेशी जानने के लिए क्या करते थे। बंगाल में एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई, यूनिवर्सिटी खोली गई जो स्वदेशी चीजों पे जो है फोकस करती थी। और इस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं आपके, जो प्राचार्य होते हैं, वो अरबिंदो घोष होते हैं। अरबिंदो घोष ने बात किया गया पैसिव रेजिस्टेंस। अरबिंदो घोष ने एक मूवमेंट बोला पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब हर वो काम नहीं करना जिससे इनको फायदा होता है, और हर वो काम को करना जिससे इनको नुकसान होता है। इसका पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हर उस काम को करना, हर हम वैसे काम को करेंगे जिससे क्या हो, ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हो, तो हम वही कोशिश करेंगे जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हो। इसको हम कहते हैं पैसिव रेजिस्टेंस। और ये जो थ्योरी है वो आपके अरबिंदो घोष ने दी है। अरबिंदो घोष भी आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, ठीक है। अब उसके बाद जो इन्होंने मतलब कहते हैं ना कि मैनचेस्टर, जो हमारा मैनचेस्टर इंग्लैंड का है, वो कहते हैं कपड़ों का हब है, वहाँ पे कपड़ों का हब माना जाता है। और उसी के तर्ज पे अहमदाबाद को, आपके जो अहमदाबाद है, इसको कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को जो टाइटल दिया गया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, वो मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ब्रिटेन का एक प्रोविंस है, जिसके नाम पे अहमदाबाद जो इंडिया का है, गुजरात वाला, उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करेंगे कि पैसिव रेजिस्टेंस की बात की गई, इसी बात जो उत्सव मनाने की बात की, गणेश उत्सव मनाने की बात की गई। हम अपने चीजें को स्वदेशी मतलब स्वदेशी लाने के लिए क्या है, अपनी यूनिवर्सिटी खोली, और इसके जो प्रिंसिपल होते हैं अरबिंदो घोष होते हैं। पैसिव रेजिस्टेंस की बात करी गई, लेकिन इतने के बाद में जब कांग्रेस, आप इन दोनों में क्या हो गई, कांग्रेस का बाइफर्केशन हो गया, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में कांग्रेस बढ़ गई। तो ये मौका मिल गया अंग्रेजों को कि आप आराम से इनको यहीं पर तोड़ दो, ताकि ये ऊपर उठने ही ना पाए। तो अब इनको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, अच्छा यहाँ की स्लाइड नहीं, मैं अभी स्लाइड बना के आपको देती हूँ, मतलब पीपीटी जब आपको शेयर करते हैं तो पूरा स्लाइड्स के मेंटेन करके इसमें इसके साथ अटैच नहीं हो पाई है, तो उसको देते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके खाली पेज पे देखो, जो ईस्ट इंडिया मतलब इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, अब इसको मौका मिल जाता है कि क्या करो, इनको इजीली सप्रेस करो। तो सप्रेस करने के लिए जो तिलक है, तिलक एक पहले ऐसे पर्सनैलिटी है जिनके ऊपर इंग्लैंड ने लगाया है सेडिशन का चार्ज। अभी आप न्यूज़पेपर में लगातार पढ़े होंगे ना, राष्ट्रद्रोह सेडिशन का चार्ज, सेडिशन लगातार न्यूज में ये वर्ड बना हुआ है। सेडिशन मतलब जो आपके जेएनयू वाले कन्हैया कुमार का नाम सुना है, तो कन्हैया कुमार में सेडिशन का चार्ज लगाए गए। तो इंडिया में ब्रिटेन के टाइम पे ये जो है कानून लाया गया था। सेडिशन मतलब कि कोई भी चीज जो आप नेशन के अगेंस्ट में बोलते हैं, जिससे नेशन का लॉस होता है, उसको कहते हैं सेडिशन। तो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिलक के लिए, तिलक पे लगाया सेडिशन का चार्ज, और तिलक चले गए कहाँ, इनको बंद कर दिया गया मांडले जेल में। ये भी क्वेश्चन आया है कि तिलक को सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया, और इनको मांडले कहाँ है, मांडले आपकी म्यांमार में है। पहले म्यांमार भी इंडिया का पार्ट था, तो तिलक को भेज दिया गया मांडले की जेल में, इनको बंद कर दिया गया। लाला लाजपत राय भी आपके फौरन चले जाते, तो ये चले गए। आपके अरबिंदो घोष
अरविंदो घोष ने क्या किया, संन्यास ले लिया। उन्होंने बोला कि अब मैं इस तरह के मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मॉडरेट मतलब सरकार क्या करती है, ब्रिटिश की सरकार, उसको पता चल जाता है कि अब मॉडरेट्स तो कुछ बोलेंगे नहीं, मॉडरेट्स कुछ बोलेंगे नहीं, तो अच्छा है इस मूवमेंट को हम सप्रेस कर दे। एक्सट्रीमिस्ट में वो बहुत मतलब हाई रेजिस्टेंस का यूज करती है, इनको बहुत बुरी तरीके से धमकाया जाता है। तो अब इनके लीडर तो तिलक थे, तिलक को जेल भेज दिया गया, लाला लाजपत राय फौरन चले गए। अरविंदो घोष पे क्या होता है, अरविंदो घोष ने कहा मैं संन्यास ले लूंगा, और ये चले गए कहाँ, पांडिचेरी। और पांडिचेरी में आज भी अरविंदो घोष की है, और विले नाम की इनकी जो है, और विले नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके अरविंदो घोष का है। अरविंदो घोष भी चले गए, तिलक भी हट गए, और आपके कौन हट गए, लाला लाजपत राय भी हट गए मूवमेंट से। जब कोई बचा ही नहीं, तो अगेन ये जो मूवमेंट है वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। दिस मूवमेंट बिकम अ लीडरलेस मूवमेंट, क्योंकि क्या है, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर अब बचा है तो सारे के सारे चले गए। मॉडरेट्स क्या है, इसको ठीक ढंग से गाइड कर नहीं पा रहे। मॉडरेट्स को लगा कि बस अंग्रेजों को भी लगता है कि हम कितने महान है, सरकार आखिर मानी गई कि मॉडरेट्स अच्छे हैं, हमें प्रेयर मिली। अब ये लोग पिटते थे, तो यहाँ पे जो आपके मॉडरेट्स लोग हैं उनको उनके दिमाग में क्या आता था, वो क्या बोलते थे, जो आपने स्टेटमेंट देते थे वो कहते थे हम तो कहते ही थे कानून के दायरे में रहो, कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। तो ब्रिटेन वालों को तो कुछ करना नहीं, मॉडरेट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इनको बर्बरता से मार रहे, सेडिशन का चार्ज लगा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ मॉडरेट्स क्या कहते हैं कि मतलब यही होना चाहिए, यही चीज डिफाइन की गई। तो अगर नेशन के अगेंस्ट जाओगे तो इसी तरह के चार्जेस थी, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी थी वो तो पेटिशन पे थी, प्रेयर पे थी। वो कानून के अंदर ही मतलब कानून के को इनकम पास करके ही कुछ बोला करते थे। और ये लोग ये थे कि मतलब हमने तो मूवमेंट करना है और अंग्रेजों को हटाना है। तो क्या है, धीरे धीरे देखो तो ये मूवमेंट फ्लॉप होता चला जा रहा है, क्योंकि आप कोई लीडर ही नहीं थे जो इसको गाइड कर पाए। और ब्रिटेन की सरकार को मतलब ब्रिटेन की सरकार को एक अच्छा मौका मिलता है, वो इनको सप्रेस करती है। दूसरी तरफ क्या करती है, मॉडरेट्स को एक मतलब क्या है, गोली देती रहेगी कि अब इनको खत्म करते हैं तो फिर कुछ सुधार लाते हैं, आप परेशान मत करो, हम कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है, अच्छे दिन आएंगे। इस तरीके का जो है अश्योरेंस इनको लगातार दिया जा रहा था। और इस तरीके से जो आपका बंगाल का एक अच्छा मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट, वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। इसी बीच अंग्रेजों को एक और मिलता है कि कहीं हिंदू मुस्लिम एक ना हो जाए, तो अब वो खेलेंगे डिवाइड एंड रूल की कार्ड। तो ये डिवाइड एंड रूल का जो फिर से कार्ड खेला गया वो कैसे, अब बंगाल में तो बंगाल में तो इन्होंने डिवीजन इस तरह से कर ही दिया है कि हिंदू, जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में थे वो वहाँ पे माइनॉरिटी हो गया, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो गए। और जो लीडर्स थे लाल लाल पाल और अरविंदो और बिपिन चंद्रपाल, तो ये क्या कर रहे थे, मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। शायद कुछ तो होता, लेकिन क्या है कि जब ये कांग्रेस का डिवीजन हो गया, मूवमेंट आपकी खत्म हो गई। जब मूवमेंट खत्म हो गई, कांग्रेस का डिवीजन हो चुका है, तो अब क्या स्वदेशी मूवमेंट धीरे धीरे पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। इन्हें ये था कि अब एक तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को कुछ करना पड़ा ही नहीं है, तो अब ये था कि भाई हिंदू मुस्लिम कहीं एक ना हो जाए। तो ये क्या करते हैं, मुसलमानों को ये एक फियर दिखाते हैं, मुसलमानों को ये डर पैदा करने की कोशिश की जाती है कि हिंदू, ये कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है जो तुम्हारा भला कभी नहीं करेगी। और इसके लिए वो एग्जाम्पल लेते हैं किसका, तो वो एग्जाम्पल लेते हैं, एक मिनट, वो एग्जाम्पल लेंगे आपके इनका। वो एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर तिलक ने क्या किया, अगर उसको मुसलमानों से इतना ही लगाव होता, तो यहाँ पे तो मुगलों की भी पावर्स थी, ठीक है, मुगल भी राज कर चुके हैं। तो मुगलों को तो आपने ग्लोरीफाई नहीं किया, आप मना रहे हो गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल। और जो ये तिलक थे उन्होंने क्या किया था कि एशियन इंडिया से ढूंढ ढूंढ के एग्जाम्पल दिए थे। तो वो एग्जाम्पल देते हैं कि देखो महाराणा प्रताप ने कैसे अकबर को हराया था, जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया, वैसे ही हम चाहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दें। अब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बेनिफिट क्या हो गया कि तुम्हें मुगल को बोल रहे हैं ये बाहरी, यानी जो अकबर आपके ग्रेट है, अकबर को हराया था किसने, महाराणा प्रताप ने हराया है किसको, अकबर को। तो तभी मुसलमानों को ये जो फियर दिखाएंगे कि महाराणा प्रताप कौन, हिंदू, और अकबर कौन, मुसलमान। अगर अकबर को ये हिंदू क्या दिखा रहे कि अकबर तो कभी हमारा राजा था ही नहीं, अकबर तो एक फॉरेनर है। तो मुसलमानों को लगा कि भाई हमारे ग्रेट अकबर ने आपके लिए इतना काम किया है, आप उनको बाहरी समझते हो, यानी मुसलमानों को तुम बाहरी समझते हो, और हमें हमें अपने मूवमेंट में इन्वॉल्व करके बाद में तुम हमें एकदम अलग कर दोगे। तो मुसलमानों का जो डर है वो कहीं ना कहीं
अंग्रेज उठाने की कोशिश करेगा, मुसलमानों को इस बात पर ट्रस्ट भी हो जाएगा कि डेफिनेटली अगर तो तुम हमें अपना मानते तो तुम ये क्यों कह रहे हो कि महाराणा प्रताप ने जैसे अकबर को हराया, इसका मतलब अकबर भी कहीं ना कहीं बाहरी है और हम भी बाहरी है, हमारे राजा बाहरी तो हम भी बाहरी, तो कभी भी हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते। और यहाँ पे इमरजेंस होता है एक नई पार्टी का, जिसको हमने कहा मुस्लिम लीग। एक नई पार्टी बनती है मुसलमानों की, मुस्लिम लीग। और यहाँ पे अगेन अंग्रेजों को एक अच्छी खासी बढ़त मिलती है। क्यों? क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम कभी एक होंगे नहीं, मुसलमानों की अलग से पार्टी अंग्रेजों ने बना दी कि मुस्लिम लीग। अब ये मुस्लिम लीग बनी कब है? 1906 में। और मुस्लिम लीग ने अपनी पहली मीटिंग कर ली 1906 में। इसके चेयरमैन थे आपके आगा खान। और मुस्लिम लीग बनाई किसने? तो सलीम उल्लाह ने बनाई है। सलीम उल्लाह ने अभी ये पीपीटी बना के आपको देते हैं, तो पीपीटी तो ऑलरेडी बनी है, आपको शेयर नहीं हो पाई है, तो अभी आपके पास पीपीटी जाएगी, उसमें सारा कुछ मेंशन होगा, आप वहां से रिवाइज कर लीजिएगा और शीट देव से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी नई पार्टी बन गई, कौन सी? मुस्लिम लीग। और बनाई किसने? अंग्रेजों ने। मतलब बनाई तो ऑल इंडियन ने, लेकिन यहाँ पे जो फियर है, किसका फियर? कि तुम्हें हिंदू कभी भी अपनाएंगे नहीं, हिंदू कभी आपको अपना नहीं मानेंगे, तो तुम हमेशा पिटे हुए रहोगे, दबे हुए रहोगे, कभी भी जो है तुम इस लेवल पे नहीं आ पाओगे कि अपनी चीजों को हमें बता पाओ। और ये बताएंगे कि देखो कोई भी लीडर है, मैक्सिमम जो लीडर है, चाहे आपके तिलक हो, लाल लाल पाल हो, अरविंदो हो, गोखले हो, तो ये जितने भी लोग हैं ये क्या है? हिंदू। तुम तो कभी तुम्हारे यहाँ पे पार्टिसिपेशन है ही नहीं। और जो एक दो लीडर थे, जैसे जो कुछ भी एक दो लीडर थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, तो ये बताइए अंग्रेज की जो फिरोज शाह मेहता है, ये बदरुद्दीन तैयब जी है, ये क्या है? हिंदुओं के एजेंट है, हिंदुओं के एजेंट है, जो क्या कर रहे हैं? मुसलमानों के अगेंस्ट जा रहे हैं कि कहीं से भी हिंदुओं के लिए एक अच्छी मतलब मुसलमानों के लिए एक अच्छा डिमांड कभी कर ही नहीं सकते। तो मुसलमानों को ये डर बैठने लगा कि भाई ऐसा ना हो कि एक तरफ तो भाई ये विदेशी अगर चले गए तो हमारा क्या होगा। मुसलमानों को तो ये लगेगा, मुस्लिम्स को ये लगा कि अब ये जो ब्रिटेन की सरकार है, ये तो क्या है? हमारी क्या है? हमारी वेल विशर है। अगर यही चले गए, माई बाप चले गए, तो फिर हमारा क्या होगा? इन्होंने तुरंत बना ली मुस्लिम लीग पार्टी। अब अंग्रेजों को एक कार्ड मिला कि अब तो डिवाइड एंड रूल करना और आसान है। तो अब ये तय क्या करेंगे? कांग्रेस, हिंदू, मुस्लिम लीग, मुसलमान। अभी आपके गांधी जी यहाँ पे नहीं आए, अभी तक गांधी जी जो है आपकी लाइमलाइट में आई ही नहीं। वो अभी दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका को आजाद करा रहे, वहां पे फ्रीडम करे। तो अभी यहाँ पे जो इन्होंने गांधी जी के आने से पहले मुस्लिम लीग बन चुकी है, कांग्रेस बन चुकी है। मुस्लिम लीग ने अपनी क्या कर ली? अपनी मीटिंग भी कर ली। मुस्लिम लीग ने अपनी पूरी मीटिंग भी कर ली। मीटिंग करने के बाद जब ये पॉलिसी बन गई, सॉरी मतलब मुस्लिम लीग भी बन गई, तो उधर दूसरी तरफ जो आपके मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स लोगों ने भी कहा था कि सर सुधार ला दीजिए। 1905 में स्वदेशी स्वराज का शासन की बात की गई थी, तो बार बार पिटीशन डाल रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज सुधार ला दो, कुछ कर दीजिए, कुछ करिए। दूसरी तरफ मुसलमान भी बन गए थे। अंग्रेज देखो एक लेके आएंगे एक कानून, ये कानून है आपके 1909 में अंग्रेज सरकार एक कानून लेके आती है, और इस कानून को नाम दे देते हैं मार्ले-मिंटो रिफॉर्म। क्या है? मार्ले-मिंटो रिफॉर्म। क्यों मार्ले-मिंटो? क्यों? मार्ले है पीएम, कहाँ के? ब्रिटेन के। मिंटो कौन है? इस समय का वॉइस रहे। इन्हीं दोनों के नाम पे ये लाया गया मार्ले-मिंटो रिफॉर्म। अब यहाँ पे अंग्रेजों की मतलब आप अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी देखो। 1909 में जो मार्ले-मिंटो रिफॉर्म लाया जाएगा, कांग्रेस की जो मॉडरेट्स उनको बताया जाएगा कि क्योंकि आपने सब कुछ संविधान के इन कॉन्स्टिट्यूशनल वे यू गाइस हैव प्रोटेस्टेड, तो हम एक रिफॉर्म ला रहे हैं, मार्ले-मिंटो का रिफॉर्म। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को दिखाया जाएगा कि हम क्या है, तुम्हारे सबसे बड़े वेल विशर है, तो हम तुम्हारे लिए रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। अब ये रिफॉर्म क्या था? तो ये नाम हमने पॉलिटी में एक बार पढ़ लिया है। जब पॉलिटी पढ़ रहे थे तो शुरू की क्लासेस में मार्ले-मिंटो का नाम सुना ही था। क्या था मार्ले-मिंटो रिफॉर्म? किसी को याद है? कम्युनल इलेक्ट्रेट। वेरी गुड मैडम, कम्युनल इलेक्ट्रेट। ये क्या है कम्युनल इलेक्ट्रेट? सेपरेट इलेक्शन। किसका सेपरेट? मुस्लिम को वोट करेगा। वेरी गुड रवि, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम लेके आ रहे हैं कम्युनल इलेक्ट्रेट। मार्ले-मिंटो रिफॉर्म में ला दिया गया कम्युनल इलेक्ट्रेट। और रीजन क्या देंगे? रीजन ये देंगे, मुसलमानों से बोलेंगे कि भाई देखो तुम्हारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है, ये अगर हमने जो है कर दिया क्या,
कि सारे लोग वोट देंगे, तो तुम तो माइनॉरिटी में हो, तुम लोग कम नंबर के हो, तो जिसको ज्यादा वोट मिलता है सरकार हमेशा उसी की बनती है, जिसको ज्यादा वोट मिल जाएगा वो सरकार बना लेगा, राइट। लेकिन अगर अब हिंदू भी खड़ा है सपोज और मुसलमान भी खड़ा है, मेजोरिटी हिंदुओं की, तो सारे हिंदू हिंदुओं को वोट दे देंगे और तुम लोग तो कभी अपनी रिप्रेजेंटेशन ला ही नहीं पाओगे, तो हम तुम्हारे वेलविशर है ना, तो हम क्या करते हैं कम्युनल इलेक्ट्रेट ला देते हैं। हिंदुओं को क्या बताएंगे कि देखो ऐसा है कि हमें जो है सबका साथ सबका विकास करना है, ठीक है, तो कहीं आपको हम बढ़त देंगे तो कहीं मुसलमानों को देंगे, हमें उनको ऊपर करना है। और क्योंकि तुम लोग क्या हो, कांग्रेस एक ऐसी मतलब पार्टी है जो कि सबको साथ लेके चलते हैं, तुम्हें तो उससे आपत्ति ही नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, क्योंकि आपकी ऐसी पॉलिसी इसलिए वैसी मतलब आपकी ऐसी पीसफुल पॉलिसी जो सबको साथ लेने की बात करती है, तो डेफिनेटली हम आपकी इस पॉलिसी को रिस्पेक्ट देते हुए कम्युनल इलेक्ट्रेट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम्युनल इलेक्ट्रेट लाया जाता है। ये कम्युनल इलेक्ट्रेट ये था कि हम कुछ सीटों को रिजर्व करते हैं, सपोज कि अगर 100 सीट्स पे इलेक्शन लेना है तो इन्होंने कहा 1/3 सीट एंड 33 सीट को रिजर्व कर दो। इस 33 सीट पे क्या कर देंगे कि यहाँ पे खड़े होने वाला जो रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन होगा वो मुसलमान ही होगा। मान लो 3 लोगों को चुनाव लड़ना है तो तीनों जो है मुसलमान होंगे, तो अब जब तीनों मुसलमान होंगे और इनको वोट देने के लिए हिंदू पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, तो इनको भी मुसलमान वोट देंगे, इनको भी देंगे, इनको भी देंगे, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो क्या बन जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, सपोज कि कोई ऐसा बंदा रिप्रेजेंटेटिव बंदा जिसको मैंने वोट ही नहीं दिया, मान लो मैं हिंदू हूँ, अब उस पर्टिकुलर जगह पे तो हिंदू भी लोग रह रहे हैं ना, रहने वाले हिंदू भी है, अब उन्होंने तो उसको वोट ही नहीं दिया है, तो क्या होगा कि मतलब ऐसा लगेगा कि जो वो परंपरा थी ना कि मुगलों वाली मतलब मुगलों जैसा लगने लगेगा कि भाई ना तो राजा हमारा है ना हमारी कोई पार्टिसिपेशन है, तो जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड है वो धीरे धीरे और बढ़ेगा कि कम्युनल इलेक्ट्रेट से क्या हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम का डिवाइड और बढ़ता चला जाएगा। तो अंग्रेजों ने तो अपना स्ट्रेटजी लगाया, कम्युनल इलेक्ट्रेट ला दिया 1909 में, और यहाँ से आपकी शुरुआत होती है फिर से किसकी, काउंसिल पार्टिसिपेशन की। काउंसिल पार्टिसिपेशन तो हो रहा है, काउंसिल पार्टिसिपेशन में मतलब इंडियंस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इस कम्युनल इलेक्ट्रेट की वजह से जो इंडियंस इसमें बढ़ भी रहे हैं वो क्या है, 2 भागों में बटे हुए, आधे मुसलमानों को आधे मुसलमानों के साथ है और आधे हिंदुओं के साथ होते जा रहे हैं। कम्युनल इलेक्ट्रेट क्या कर रहा है, इंडिया को डिवाइड कर रहा है। तो देखो इन्होंने डिविजन कार्ड कहाँ कहाँ खेला, एक तो इन्होंने पहले कांग्रेस को डिवाइड किया, कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजी थी वो तो इस कंपनी की, तो कांग्रेस पहले बटी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट पे इतनी ज्यादा बर्बरता करती गई कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट है जो इतने मतलब प्रॉपर तरीके से अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे, वो एक्चुअली धीरे 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 लाइमलाइट से हटते जाएंगे। तो तिलक को इन्होंने सेडिशन का चार्ज दे दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला इंडियन कौन जिसको सेडिशन का चार्ज लगाएगा, और ये पूछा जा सकता है क्यों, क्योंकि सेडिशन वाला जो केस है वो टूल बॉक्स वाला जो आपका केस हुआ है ना, इसकी वजह से लगातार सेडिशन वर्ड न्यूज पे बना हुआ, तो ये भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये पूछा जा सके कि सेडिशन का चार्ज इंडिया में सबसे पहले किस पे लगाया गया है, तो तिलक पे लगाया गया, बाद में गांधी जी पे भी लगाया गया है। तो इस तरीके से भी आ सकता है कि आप पिक करो कि इसमें कौन कौन से लोग सेडिशन के चार्जेस पे लगे हुए हैं। तो आपके तिलक पहले लगाए गए, इनको क्या करते हैं कि मांडले की जेल में भेज देते हैं। मांडले की जेल कहाँ पे है, वो आपके म्यांमार में है, और तिलक ने वहां पे एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है गीता रहस्यम। बुक का भी नाम पूछते हैं तो गीता रहस्यम नाम की बुक तिलक ने लिखी है, राइट। तो सब मतलब क्या समझा कि कांग्रेस का पहले डिवीजन क्या एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में, जिसको जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके ऊपर कितना ज्यादा एट्रोसिटीज की गई कि वो जो एक्सट्रीमिस्ट जिस मूवमेंट को लीड कर रहे थे वो मूवमेंट धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये मूवमेंट खत्म होगा क्योंकि लाला लाजपत राय भी चले गए और हिंदू चले गए पौंडीचेरी। तो पहला डिवीजन तो इन्होंने ये किया। अगेन इनको लगा कि कहीं ये लोग उठ ना खड़े हो जाए, तो फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला। 1909 में मौलवी मिंटो रिफॉर्म लाए। अगेन जो है फिर से डिवीजन हुआ किसमें, हिंदुओं और मुसलमानों में, ठीक है। तो अब हमने जब पढ़ा था, मतलब ये चीज शुरू की थी, तो हमने क्या करा था कि पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, हमारी अप्रोच क्या होगी पढ़ने की, मूवमेंट पढ़ने की, किसी काम नहीं कर रहा। तो एक मूवमेंट हमने खत्म कर लिया। तो सबसे पहले वेयर इट हैपेंड, कब हुआ है बंगाल का स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ है। हर मूवमेंट में यही सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये मूवमेंट कब हुआ है, 1905 में। वेयर इट हैपेंड, कहाँ हुआ ये स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत, कहाँ से हुई, आंसर कहाँ से हुई शुरुआत, कलकत्ता यानी बंगाल से। हु वर द लीडर्स, लीडर्स कौन थे, लीडर कौन थे, इसको ज्यादातर लीड किसने किया है,
गोखले तो थे आपके मॉडरेट्स में, इसमें जो ज्यादा बड़ा नाम है वो तिलक का है, ठीक है। लाल बाल आर, क्योंकि यही लोग जो है वो बंगाल से बाहर उस मूवमेंट को लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल रीजन क्या था, किस वजह से मूवमेंट शुरू हुआ था, क्यों ये मूवमेंट शुरू हुआ था? फंडामेंटल रीजन क्या था मूवमेंट, मतलब ये स्वदेशी मूवमेंट के पीछे का फंडामेंटल रीजन क्या था, क्यों मूवमेंट शुरू हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, वेरी गुड। पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से ये मूवमेंट शुरू हुआ। क्यों फेल हो गया, व्हाई इट फेल्ड, क्या रीजंस थे इस मूवमेंट के फेल होने के? रीजन क्या लग रहा है आदर्श, क्या रीजन लग रहा है मूवमेंट क्यों फेल हो गया? रवनीत? लैक ऑफ यूनिटी, ये भी कह सकते हैं। और दूसरा, कांग्रेस के बीच के जो क्लैशेस है, क्लैशेस ऑफ कांग्रेस, इसने क्या किया, मूवमेंट को सप्रेस कर दिया। एट्रोसिटीज बाय, एट्रोसिटीज बाय इंग्लैंड गवर्नमेंट, इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है वो जो एट्रोसिटी करती है किस पे, एक्सट्रीमिस्ट पे, उसकी वजह से लीडर नहीं थे, बिल्कुल ये भी कह सकते हैं लीडर्स नहीं थे, लीडरलेस मूवमेंट बन गया। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो है इस लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को, और धीरे धीरे क्या हो गया, इस रेस से ही बाहर हो गए। इसलिए अब कोई भी मूवमेंट आपको होना चाहिए, पहला मूवमेंट था आपका स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के बाद अभी छोटे छोटे बहुत सारे चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद है, तो ये जितने भी मूवमेंट है सब में हमें यही अप्रोच फॉलो करनी है कि ये मूवमेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किसने लीड किया, और ये फेल क्यों हो गया, राइट। अब दो तीन क्वेश्चन का बताइए, इसका आंसर क्या होगा। Who was the viceroy during स्वदेशी मूवमेंट? Who was the viceroy of India during स्वदेशी मूवमेंट? क्या ऑप्शन लगाएंगे? ए, ए, ठीक है, करजन। क्वेश्चन नंबर 2, Who among the following is not the chief architect of स्वदेशी मूवमेंट? किसका नाम होगा इसमें? डी, महात्मा गांधी। अच्छा, अभी हमने बताया कि अरविंदो घोष कहाँ चले गए थे बाद में अरविंदो घोष कहाँ चले गए, उन्होंने संन्यास लिया और कहाँ पे चले गए थे? पौंडीचेरी, वेरी गुड। पौंडीचेरी, और यहाँ पे जिस इंस्टीट्यूशन की इन्होंने शुरुआत करी वो क्या था, नाम याद है आपको? और विले करके था। अच्छा, तिलक को कौन से प्रिजन में रखा गया? दो तीन बार नाम मैंने आपको बताया, से भी क्वेश्चन आता है, तो प्लीज आंसर। तिलक को मांडले, मेडला नहीं, मांडले। तिलक की बुक का नाम भी आपको मैंने बताया, क्या है तिलक की बुक का नाम? तिलक की बुक का नाम क्या है? गीता रहस्यम। गीता, गीता मतलब वो आपकी भगवत गीता, कृष्ण भगवान वाली। रहस्यम, कौन से ऐसे पहले इंडियन जिनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया है, किसने? इंग्लैंड की सरकार ने। तिलक, ठीक है। तिलक ने कौन से दो हिंदुओं के फेस्टिवल को महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया है? तिलक ने कौन से दो हिंदुओं के फेस्टिवल को महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज कराया था? गणपति और शिवाजी, ठीक है। 1905 के कांग्रेस के सेशन को चेयरमैन कौन किया था, मतलब इसके चेयरमैन कौन थे? और 1905 का कांग्रेस सेशन था, इसके चेयरमैन कौन थे? गोखले। और वो सेशन कहाँ हुआ था? 1905 का सेशन कहाँ हुआ है? बनारस में हुआ है। 1905 का जो सेशन है वो आपका बनारस में हुआ है। 1906 का जो सेशन है वो आपका कलकत्ता में हुआ है, जिसमें फिर वो मॉडरेट्स क्या ला देते हैं कि दादा भाई नौरोजी जो है अगले हमारे प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। देखो सबने गलत बोला है, मनु, रवनीत, आदर्श सब कलकत्ता बता रहे हैं। What is the answer of this question? Who was the president of Indian National Congress during स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट के टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? ए, दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, और जो भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो देन यू कैन आस्क बाय टुमारो। आज आपको जो भी शीट मिलेगी वो शीट आप कर लीजिएगा, और हमारी पूरी कोशिश होगी
आई एम ट्राइंग माय सुपर बेस्ट कि आपका फ्राइडे तक ही ये हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री वो पूरी कवर हो जाए. थर्सडे को वी विल ऑर्गेनाइज दैट स्पेशल क्लास, राइट? So that's all today. That's all for today, and have a nice day ahead.